हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। तो क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है स्टार्टिंग में कि हम लोग वेरियस ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। कुछ जो हैं वो नेचर में मिलते हैं, है ना, जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं ज़मीन में से। जैसे पेड़ पे से हमें फल मिलते हैं, ज़मीन में से के अंदर से हमें पानी मिलता है, लोहा मिलता है, बहुत सारे मटीरियल मिलते हैं। और कुछ जो हैं वो हम लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्लास्टिक इन्वेंट की, तो मतलब कुछ चीज़ें हम अपनी इन्वेंशन से बनाते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हमें ज़मीन के अंदर से नेचर से मिल जाती हैं। अब जैसे कि नेचर से हमें क्या क्या मिलता है, तो नेचर से हमें एयर मिलती है, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। अब क्योंकि सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखिए, अब एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्या ये कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे? एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है क्या कभी ये ख़त्म हो सकते हैं? आपको लगता है कि एयर, वाटर, सॉइल कभी ख़त्म हो जाएंगे हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से? हम लोगों के जो काम हैं, हम जो इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से कभी ये ख़त्म हो जाएंगे? तो इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, जैसे कि हमें इससे पहले हम देखते हैं कि इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स, मतलब क्या वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। हमारा जो पीने वाला पानी है, ज़मीन के अंदर जो पानी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें वही बताया गया है आगे कि जो ये अवेलेबिलिटी है, मतलब जितना हम लोगों को ये हमारे लिए उपलब्ध हैं नेचर में, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से हमें नेचर में मिलते हैं, हम इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक होता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक होता है एग्जॉस्टेबल। देखिए, इनएग्जॉस्ट होने का मतलब होता है, इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्स कभी भी ख़त्म ना हो, और एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एग्जॉस्ट होने का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एग्जॉस्ट होने का मतलब ही ये होता है कि वो एक दिन खत्म हो जाएगी। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, ये दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो नेचर में, हमारी सृष्टि में ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि शायद ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। हम चाहे कुछ भी कर ले इंसान, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे? ये है हमारी सनलाइट और एयर। तो सनलाइट और एयर जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब आगे है इनएग्जॉस्टेबल तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। अब जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल होगी ना। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इन रिसोर्स के? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो यही जो हमारा चैप्टर है कोल और पेट्रोलियम से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, और ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, मतलब ये एक ना एक दिन क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे हम इसमें कि देखिए दी सब, अब हम लोगों ने ये पूरा का पूरा देख लिया। अच्छा, ये तो वो है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो देखिए आप क्लास में समझिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पूरा करेंगे। तो अब इसमें हमें बताया गया है, हमने एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल के बारे में पढ़ लिया। अब एज्यूम करना है कि जो ईटेबल्स हैं, देखिए ईटेबल्स का मतलब होता है जो चीज़ खाई जा सकती है। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर प्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है ना, इसमें हमें यही बताया गया है कि एक कंटेनर है जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, एक में जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो वही है इसमें कि एक में एग्जॉस्टेबल है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और हर किसी का क्या है, अलग कंजम्पशन पैटर्न है। कंजम्पशन पैटर्न का मतलब होता है जिस तरीके से हम चीज़ों को खाते हैं। अब देखिए, जो पुरानी हमारी जनरेशन्स थी, जो हमसे पहले हमारे पूर्वज थे, वो ग्रीडी नहीं थे।
क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ये ऐसे नहीं थे कि जैसे हम लोग एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, पानी का कितना एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं हम, और कितने सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं उनका हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर है कि वो जल्दी ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जो है इसमें जैसे कि एक्टिविटी में एक ग्रुप में पहले का था और जिसमें एग्जॉस्टेबल हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, तो पहले वाले में पहली जो जनरेशन्स होती थी उसमें लोग अच्छे से यूज़ करते थे, इतना एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते थे कि ख़त्म हो जाए। आपकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो एक दिन हो सकता है ख़त्म हो जाए, ऐसे रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन से हैं वो रिसोर्सेज? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं। ये बनते कैसे हैं? तो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोसिल, इसलिए हम इसको फोसिल फ्यूल कहते हैं। तो फोसिल्स का मतलब होता है जो डेड रिमेन्स, जैसे कि सदियों पहले, आज से हज़ारों साल पहले डायनासोर्स होते थे, हज़ारों सालों पहले जो पेड़ होते थे वो जब उनकी डेथ हुई तो वो नीचे गिर गए ज़मीन पर। फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ बारिश पड़ी, भूकंप आए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ वो पेड़ जो है ज़मीन के नीचे नीचे धंसते गए। नीचे धंसते धंसते क्या हुआ, ये जो है फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर पड़ा और इन्होंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, और जो डेड रिमेन्स थे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो हमारे फोसिल फ्यूल बन गए। तो डेड रिमेन्स, जो मरे हुए अवशेष बच जाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, जो मर जाते हैं, उनको हम फोसिल कहते हैं। तो वही हमारे फोसिल फ्यूल्स बन गए, वही हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कोल या सुना होगा, एक स्टोन काला सा होता है, ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, काफ़ी काला सा होता है। ये वन ऑफ द फ्यूल जो हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि भट्टियों में जो खाना बनता है ना, उसमें कोयला ही पकता है, मतलब कोयले को जला करके भट्टी में खाना बनाया जाता है। पहले रेलवेज़ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता था, सड़कें बनाने के लिए जो है इसको, मतलब मेनली जो है ना चीज़ को जलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता था। वही है कि रेलवे इंजन्स में स्टीम को जला करके इंजन को आगे बढ़ाने के लिए थर्मल पावर प्लांट जो है आज भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है ऐसे पावर प्लांट्स जिससे बिजली हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इससे कैसे बनता है, देखिए कोयला को हम जलाते हैं, कोयले से स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसे हम लोग जो है कोयले से ही बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टोरी ऑफ कोल, तो देखिए अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे और बहुत ही ज़्यादा वेटलैंड थे, लो लाइंग वेटलैंड एरिया। देखिए वेटलैंड का मतलब होता है ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद हो, जैसे कि आप लेक कह सकते हैं। लेक में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है जिसकी गहराई लगभग 100 मीटर तक तो होनी ही चाहिए, उसको आप लोग वेटलैंड कह सकते हैं। तो वेटलैंड हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो काफ़ी सारे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, ये फॉरेस्ट जो है नीचे दब गए सॉइल के। बहुत सारे मैंने आपको बताया भूकंप आए, फ्लड्स आए, ये मर गए, फिर नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये लोग ज़मीन के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे और भी ज़्यादा मिट्टी इन पर डिपॉजिट होती गई, ये क्या हुए, कंप्रेस हुए, इन पे दबाव पड़ा, ये इनका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ा और ये सैंक डीपर एंड डीपर, और ये इन पे जब मिट्टी ऊपर पड़ती गई ये और भी ज़्यादा नीचे और नीचे धंसते गए। और हाई प्रेशर के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर ये जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। ये ज़मीन के अंदर धंसे, इन पे टेम्परेचर लगा, इन पे प्रेशर लगा और इससे क्या हुआ, ये कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज जो कोल है वो मेनली क्या होता है, कोयले में मेनली कार्बन होता है, तो इससे क्या हुआ, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो देखिए जो कोयला था, मतलब कोयला कैसे बना, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स नीचे धंसते गए, स्पेशली प्लांट्स जो हैं, और फिर वो टेम्परेचर प्रेशर पड़ने के बाद कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है,
क्या होता है, कोयले में मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जो डेड वेजिटेशन है, जब वो कोयले में कन्वर्ट हुई ना, जो स्लो प्रोसेस था डेड वेजिटेशन का कोयले में कन्वर्ट होने का, कोल में कन्वर्ट होने का, उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स में मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन। सिंस इट फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और जो भी चीज़ रिमेन होती है, जो चीज़ बच जाती है किसी के मरने के बाद, किसी प्लांट एनिमल के मरने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इसीलिए उसको हम फॉसिल कहते हैं। इसलिए जो फ्यूल बना, ये जो ईंधन बना इस डेड रिमेन से, इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि जो डेड प्लांट्स मरे, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई, टेम्परेचर प्रेशर पड़ा और उससे कोयला बन गया। और कोयले से और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो क्या बनता है, हीरा बनता है। तो ये कोल माइन किस तरीके से मशीन के थ्रू कोयल अंदर खदानों से, ज़मीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है, वो दिखाया गया है इसमें। तो व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब कार्बन का बना है कोयला, तो जब उसको हम जलाएंगे हवा, तो हवा में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कोयला ही तो प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो प्रोड्यूस करेगा। तो जब इसको, कोयले को हम जलाते हैं तो कोल बर्न्स और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल तार। तो कोल को जब हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में, तो काफ़ी यूज़फुल इससे प्रोडक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसमें से, जैसे कि कोक निकलता है, कोल तार निकलता है और कोल गैस निकलती है। तो इंडस्ट्रीज़ में हम कोल की मदद से क्या क्या बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या बना सकते हैं कोल की मदद से। कोक बनता है, कोल बनता है, और देखिए कोक बनता है, कोल तार बनता है, और क्या बनता है, कोल गैस बनती है। तो ये 3 चीज़ें आप कोल की मदद से बना सकते हैं। अब कोक क्या होता है, तो कोक एक टफ पोरस, पोरस का मतलब होता है जिस चीज़ में छेद होते हैं। तो कोक क्या टफ होता है, पोरस होता है, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब इसमें मेनली कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो कोक काफ़ी टफ होता है, पोर इसमें एक तरह से छेद होते हैं, और ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस होता है, और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और कोक यूज़ किया जाता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कोल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील को बनाने के लिए, और काफ़ी सारी जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो मेटल्स होती हैं वो हमें ओर की फॉर्म में मिलती हैं। तो कोल जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोक जो है स्टील के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारी मेटल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कोल तार क्या होता है, ब्लैक कलर का काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सा लिक्विड होता है, जिसकी काफ़ी अनप्लीजेंट, मतलब काफ़ी ख़राब जो है इसकी स्मेल होती है, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। तो देखिए कोल तार में लगभग 200 सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, जो कोल तार में से प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि इससे जो मटेरियल निकलते हैं कोल तार से, हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो डाई हम लोग बनते हैं ना, डाई जिनसे कपड़ों में रंग लगता है, ड्रग्स, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव में फटने के लिए, जैसे पटाखे फटते हैं ना उसके लिए, परफ्यूम्स में इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफ के जो मटेरियल होते हैं, रूफिंग मटेरियल, देखिए कितनी सारी चीज़ों में कोल तार का इस्तेमाल होता है। देखिए प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव, डाइज, रूफ जो छत के ऊपर जो मटेरियल लगता है उसके लिए, तो और बहुत सारा मटेरियल इससे बनता है। इंटरेस्टिंगली देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नैप्थलीन बॉल होती है ना, वाइट कलर की, जो जैसे कि कपड़े होते हैं बहुत टाइम तक जो बंद रहते हैं, उसमें मतलब ख़राब ना हो जाएं कपड़े, कीड़े ना लग जाएं उनमें, इसके लिए नैप्थलीन बॉल्स जो रखी जाती है ना, वो भी कोल तार की ही बनती हैं। अब देखिए दीज डेज आजकल क्या होता है, बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है कोल तार की जगह यूज़ किया जाता है रोड्स में, क्योंकि कोल तार काफ़ी चिपचिपा होता था, काफ़ी समय लगता था, बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ता था इसे, इसलिए कोल तार की जगह आजकल जो है बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोल गैस क्या होती है, कोल गैस कब मिलती है, जब कोल की प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखिए कोल गैस जो है वो भी हम लोग को कैसे मिलती है, जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं, जब कोल को हम बनाते हैं
कोल का जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे क्या बनता है, कोक बनता है। तो हम लोग को कोल से क्या क्या मिलता है, कोक, कोल तार और कोल गैस। तो कोल गैस भी हमें कैसे मिलती है, इज ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोक बनाने के लिए कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तब हमें कोल गैस मिलती है। तो हमें ये बताया गया, देखिए कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। तो लंदन में 1810 में पहली बार जो है कोल गैस का स्ट्रीट जो लाइट होती है ना, सड़क पे जो लाइट्स होती हैं उसको जलाने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था, और न्यूयॉर्क में 1820 में। और आजकल इसको हीट के लिए यूज़ किया जाता है, गर्म करने के लिए, रादर देन चीज़ों को गर्म करने के लिए, बल्कि लाइट जलाने के लिए। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ये फ्यूल की तरह काम करता है, जहाँ पर देखिए कोल गैस, कोल तार, कोक सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, जो कोल को प्रोसेस करने वाले प्लांट होते हैं वहाँ पर इसका कोल गैस का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कोल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोल वाला, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह के बारे में, और नेचुरल गैस के बारे में हम पूरा पढ़ लेंगे। थैंक यू। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि अगर आप आगे के वीडियो अपडेट्स चाहते हैं, मैं वीडियोस डेली अपडेट करती हूँ आपकी 8th क्लास के भी और बाकी दूसरी क्लासेस के भी, तो आपको चाहिए टाइमली वीडियोज़, तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक यू।